हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कैंपस। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक एज। हम जानते हैं कि वैदिक एज जो ऋग्वेद इज द अर्लीस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पहला जो बुक है, किताब है, वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के बेसिस पे वैदिक एज को ट्रेस किया है हमारे हिस्टोरियंस ने, हमारे एकोलॉजिस्ट ने। तो उनको आज हम लोग देखते हैं। हम लोग जानते हैं वैदिक एज मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइनेशन के बाद जो आर्यंस लोग का एडवेंट हुआ है वो इंडिया में आए हैं। तो बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि कुछ वहाँ पे नेटिव पीपल थे और उस नेटिव पीपल के साथ उनका फाइटिंग हुआ था और इट वाज स्टार्टेड अराउंड 1500 BC। तो 1500 BC एंड एंडेड अराउंड 600 BC। तो 1500 BC से 600 BC तक के जो टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड वैदिक एज। लेकिन वैदिक एज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्टार्टिंग में 1500 टू 1000 BC इट इज कॉल्ड ऋग्वेदिक एरा और अर्ली वैदिक एरा। तो ऋग्वेदिक एज या अर्ली वैदिक एज जो है हम लोग 1500 BC से 1000 BC के बीच के टाइम पीरियड को बोलते हैं। बेसिकली व्हाट इज मीन बाय वेदा। वेद मीन्स टू नो। अगर देखेंगे तो वेद, ये वेद टर्म आया है संस्कृत वर्ड, संस्कृत एक टर्म है विद्या, विद्या इन नॉलेज। तो अगर हम लोग देखेंगे विद्या से मतलब नॉलेज, और वहाँ से आया है वेदा, वेदा मीन्स टू नो। ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पहला बुक जो है ओल्डेस्ट बुक वो ऋग्वेदा है। ओके, आज हम लोग का जो टॉपिक है उस टॉपिक क्या क्या कवर करेंगे, टॉपिक टू बी कवर्ड में जो आएगा आपका इसका कि ऋग्वेदिक टाइम में मतलब कि आर्यन, एडवेंट ऑफ आर्यन, आर्यन कहाँ कहाँ से आया है, ओरिजिन ऑफ आर्यन तो हमें जानना है क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ लोग कहते हैं आर्कटिक से आया है, कुछ लोग कहते हैं तिब्बत से आया है, कुछ लोग कहते हैं कि ऑलरेडी पहले से सब सिंधु पे एस्टैब्लिश थे, कुछ लोग कहते हैं सेंट्रल इंडिया से आया है, कुछ लोग कहते हैं सेंट्रल एशिया से आया है। तो अभी तक ये कॉन्ट्रोवर्शियल है कि एग्जैक्टली आर्यन आया कहाँ से, आर्यन कहाँ से आया है वो जानना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड टॉपिक हमारा होगा सोशल लाइफ ऑफ आर्यन। ऋग्वेदिक टाइम में जो लोग थे उनका सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन कैसा था। देन है वुमन लाइफ, मतलब वुमन का कंडीशन उस टाइम में कैसा था, अच्छा था या बुरा था, उस पर डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिकल लाइफ, उस टाइम की जो आर्थिक स्थिति थी, किस तरह की इकोनॉमिकल लाइफ वो लोग फॉलो करते थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन पॉलिटिकल लाइफ, उस टाइम का पॉलिटिकल लाइफ कैसा था, किस तरह के पॉलिटिक वो लोग यूटिलाइज करते थे, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। रिलीजियस लाइफ, उस टाइम में किस तरह का धार्मिक जीवन था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम लोग होम ऑफ आर्यंस से। जैसा कि हम बताया कि अलग अलग स्कॉलर्स का कहना अलग अलग है। देखिए, अगर हम यहाँ पे गौर से अगर हम देखेंगे तो ये जो जितने भी रेड कलर में आपको दिख रहा है, ये जितने भी आपको रेड कलर में दिख रहा है, ये सब क्या आपका आर्यन, इतने एरिया में आर्यन स्प्रेड था। बेसिकली कुछ लोग बोलते हैं कि बाल्टिक सी से आए हैं, कुछ लोग का कहना है कि वो जर्मनी से आए हैं, कुछ लोग का कहना है। तो अलग अलग पॉइंट व्यू है, लेकिन हम देखेंगे तो सबका कुछ ना कुछ तो कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू है और कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया है। और इंडिया, हम लोग देखिए यहाँ पे इंडिया में भी, मतलब ये जो आप देख रहे हैं इंडिया के, ये जो है इंडिया का पार्ट है। तो इंडिया में भी आर्यंस आया था। देखिए जो भी हो, आर्यन वॉज द पैस्चरल पीपल एंड सेमी नोमैडिक पीपल। पैस्चरल मीन्स दे वर हर्डर ऑफ कैटल, वो लोग गाय बकरी भैंस चराते थे और उनके ही प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होते थे। वो लोग मिल्क प्रोडक्ट या जो बीफ है वो लोग खाते थे। दे इन स्टार्टिंग दे वर नॉट अवेयर ऑफ द एग्रीकल्चर सो मच, उनको एग्रीकल्चर के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर वो लोग करते थे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करते थे। वो लोग टोटली डिपेंडेंट थे हर्टिंग पे। तो वो लोग बेसिकली कैटल इन द सेंस काउ को हर्ट करते थे। अभी ऐसा बोलते हैं ये स्टेपेज, यहाँ पे क्या ग्रास लैंड है, ये क्या ग्रास लैंड है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जब ग्रास लैंड वहाँ पे एंड हुआ था तो वहाँ पे, और दूसरी बात आर्यन के जो पॉपुलेशन उसमें ग्रोथ हुआ था, तो आर्यन जो है वो अलग अलग दिशा में स्प्रेड हुआ। कुछ आर्यन इधर आया, कुछ आर्यन इधर आया, कुछ आर्यन इस साइड आया। तो ऐसा बोलता है कि जो आर्यन साउथ की तरफ चला गया उसे बोलते हैं पर्शियन आर्यन, एंड जो लोग चला गया वेस्ट की तरफ उसको बोलते हैं इंडो आर्यन, एंड जो लोग इधर आया है इंडिया की तरफ से बोलते हैं इंडो आर्यन, और जो वेस्ट की तरफ गया उसको बोलते हैं यूरोपियन आर्यन। इधर यूरोपियन आर्यन, पर्शियन आर्यन जो बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हुआ, और इंडिया में जो आया उसको इंडो आर्यन। एनीवे, तो सबका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट जो है एक ही जगह है, लेकिन
द मोस्ट प्लॉजिबल थियरी वॉज गिवन बाय मैक्स मूलर. मैक्स मूलर वॉज अ स्कॉलर एंड ही गेव द मोस्ट प्लॉजिबल मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी. उनके अकॉर्डिंग वो ऐसा थियरी क्या दिया कि उनकी बातों को लोग ज़्यादा मानते हैं. देखिए वो 3-4 चीज़ें बताए. पहले बात तो उसने बताया कि बॉडी फीचर, जो बॉडी फीचर है, जो ह्यूमन बीइंग है, तो बेसिकली ह्यूमन बीइंग 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है. ओके, एक होता है एब ओरिजिन पीपल. एब ओरिजिन इन द सेंस जो स्टार्टिंग से, एब ओरिजिन का मतलब होता है आदि मानव, आदि जाति, जो अभी भी बहुत जगह पे है. जैसे अमेजोन फॉरेस्ट में आप देखेंगे, कॉन्गो फॉरेस्ट में देखेंगे, या इंडिया में जो ओंज ग्रुप के कुछ ट्राइब है वो लोग एब ओरिजिन पीपल है. तो वो लोग एब ओरिजिन पीपल है जो बेसिकली जंगली जैसे, वाइल्ड जैसे रहते हैं. लेकिन दूसरा है निग्रोइड फैमिली. निग्रोइड इन द सेंस जिसका नोज था स्नब नोज, चपटा नाक रहता है, ब्लैक स्किन होगा, डार्क एंड कर्ली हेयर होगा. तो ये सब जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है किसका, निग्रोइड फैमिली का. कुछ है आर्यन फैमिली, जिसको हम लोग कैकोवास फैमिली भी बोलते हैं. तो आर्यन का जो कुछ बॉडी फीचर है आप देखेंगे कि लॉन्ग नोज, लॉन्ग नेक, स्लिम बॉडी, ओके, देन वाइट टू डार्क ब्राउन कलर हेयर. तो ये सब क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक है. और अगर आप गौर से देखेंगे तो जो भी यूरोपियन लोग हैं, जो यहाँ पे यूरोपियन पीपल है, या इधर जो पर्शियन और मुस्लिम पीपल है, या इंडिया में जो इंडियन पीपल है, नॉर्थ इंडियन पीपल, इन सब को आप गौर से देखेंगे तो बॉडी फीचर बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है. इनसे लगता है कि लोग आर्यन ग्रुप से है. तीसरी बात होता है मंगोलियन टाइप ऑफ फैमिली, जो चाइना में है या नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री में है. जापान में आप देख लेंगे, चाइना में देखेंगे, या साउथ ईस्टर्न कंट्री में देखेंगे, तो वहाँ पे जो बॉडी फीचर है वो मंगोलियन टाइप के पीपल है. जो वो लोग येलोइश स्किन कलर होता है, उसकी आइज छोटे छोटे होते हैं, वो उतना ज़्यादा उसके पास हेयर नहीं होता. तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक है. एक हो गया आपका बॉडी फीचर. सेकेंड कॉन्सेप्ट दिया है मैक्स मूलर. उनके अकॉर्डिंग जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है वो बोला है लिटरेचर बेसिस पे. अगर हम लोग देखेंगे जैसे आर्यन स्पोक संस्कृत लैंग्वेज, और संस्कृत लैंग्वेज जो है बहुत कुछ मिलता जुलता है इंग्लिश से भी और पर्शियन लैंग्वेज से भी. पर्शिया में माँ को मतेरा बोलते हैं, मदेरा, और वही इंग्लिश में माँ को मदर बोलते हैं. लेकिन इंडिया में संस्कृत में माँ को मात्र बोलते हैं. ये मात्र, मदेरा या मदर को अगर आप गौर से देखेंगे तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है, अदरवाइज मिलता जुलता शब्द है. इससे लगता है कि आर्यन का ओरिजिन जो है वो एक ही जगह से हुआ है, लेकिन वो बाद के टाइम में अलग अलग डायरेक्शन में वो माइग्रेट हुआ है. ओके, तो इंडिया में भी स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जो भी लोग हैं वो लोग आर्यन ग्रुप से बिलोंग करते हैं. ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है. अभी आर्यन जो है आप देखेंगे फर्स्ट यहाँ पे सप्त सिंधु में सेटल्ड हुआ. ओके, और इवन मैं बताया, हाँ 2 थियरी बताया. तीसरा थियरी ये भी है कि जो हित्तीज एंड मितानी इंस्क्रिप्शन है, हित्तीज इंस्क्रिप्शन आया है 16th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी BC में, और मितानी इंस्क्रिप्शन आया है 14th सेंचुरी BC में. उसमें क्लियरली मेंशन है कि आर्यन जो है वो ईरान से ईस्ट की तरफ गया, क्योंकि ईरान का सबसे होलीएस्ट बुक जेंड अवेस्टा, उसमें क्लियरली मेंशन है कि आर्यन वेंट टू ईस्ट. एंड हम लोग जानते हैं कि ईरान के ईस्ट में इंडिया है, तो ऑफकोर्स इंडिया में आर्यन आया होगा. ओके, तो इंडिया में आर्यन आया होगा. तो देखते हैं कि कौन से स्कॉलर का क्या क्या कहना है कि कहाँ से आर्यन आए हैं. आप देख सकते हैं कि पहला दयानंद सरस्वती, उसने बोला है कि तिब्बत से आया है आर्यन. ओके, बाल गंगाधर तिलक, उनका कहना था कि आर्यन आर्कटिक से आया है. ओके, मेयर का कहना था कि आर्यन पामीर प्लेटू से आया है. जेसी रॉड का कहना है वो बैक्टीरिया से आया है. ए बैक्टीरिया विद द प्रोविंस इन अफगानिस्तान. AC दास का कहना है ये सप्त सिंधु में पहले से ही एग्जिस्ट था. सदर्न रसिया, नेहरिन का कहना है कि सदर्न रसिया से आया है. ओके, PJL का कहना है कि वो हंगरी से आया है. ओके, और इंडिया में ऑलरेडी पहले से था, और सुभाष का कहना है कि इंडिया में पहले से ऑलरेडी वो था. ठीक है, एंड सेंट्रल एशिया से है और मैक्स मूलर बोलते हैं. जैसे कि मैं बताया आपको, मैक्स मूलर जो है वो क्यों बोला है, उसका रीजन में बता दिया था कि उसका 3 बॉडी फीचर है, 3 रीजन है, इसी कारण बोला कि मैक्स मूलर. देखिए आप देख सकते हैं, पहला तो आपको लैंग्वेज, जो लैंग्वेज में कुछ सिमिलैरिटी मिलता है, इंग्लिश लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज में, उससे. दूसरा इंस्क्रिप्शन जो हित्तीज एंड मितानी इंस्क्रिप्शन है उसमें क्लियरली मेंशन है आर्यन वेंट टू ईस्ट. एंड थर्ड बॉडी स्ट्रक्चर. तो इस सबसे मालूम पड़ता है कि आर्यन केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया. तो मैक्स मूलर का जो कहना है सेंट्रल एशिया, इसको मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सेप्ट करते हैं. अदरवाइज अभी तक जो है होम ऑफ आर्यन पे कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है. नेक्स्ट, एज आई सेड यू कि फर्स्ट दे सेटल्ड सप्त सिंधु रीजन इन पंजाब. वाई डू वी से सप्त सिंधु? बिकॉज पंजाब में आप देखेंगे तो वो 7
रिवर्स का लैंड है, तो जो 7 नदी है, 7 रिवर्स के लैंड है, क्योंकि मैं बताया कि देवर द पेस्टर पीपल एंड दे सर्च फॉर वाटर। वो वाटर सर्च करते करते वो इंडिया तक पहुंच गया, और इंडिया में वहाँ पर देखा पंजाब में कि बहुत सारे वाटर का सोर्सेस है, रिवर्स है, तो वहाँ पे सेटल्ड हो गए। तो पहले वो सप्त सिंधु पंजाब में के रीजन में वो सेटल्ड हुए। ओके, आप देख सकते हैं किस तरह से माइग्रेट हो रहे हैं वो। तो माइग्रेशन जो है मैं बताऊँ कि दे वर दी सेमी नोमैडिक पीपल। इट मीन्स वर्ड कि वो अपने अपने सामान लेकर के, सब लेकर के वो जो है वो इंडिया में आए थे। सी दे वर अवेयर ऑफ हॉर्स, वो हॉर्स से अवेयर थे। दे वर अवेयर ऑफ द हॉर्स राइडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड थिंग्स दे वर इक्विप्ड विथ द ब्रॉन्ज मेड वेपन्स। जो इंडिया में नेटिव पीपल थे उनके पास कॉपर मेड वेपन्स होता था, लेकिन आर्यन वर इक्विप्ड विथ द ब्रॉन्ज मेड वेपन्स। एंड वी नो दैट कि ब्रॉन्ज का जो वेपन है वो कॉपर के कंपेयर में थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, स्टर्डी है। तो दो रीजन था, एंड फाइनली यू नो दैट वहाँ पे जो नेटिव पीपल थे उनके साथ आर्यन का फाइट हुआ, और उस वॉर में आर्यन जीत गया। ठीक है, तो जैसा बताया कि दे वर एक्यूट विथ हॉर्स एंड ब्रॉन्ज वेपन, डिफीटेड नॉन आर्यन। अब जब नॉन आर्यन के साथ उसका वॉर हुआ था, उसमें से कुछ नॉन आर्यन उसके सजरेंटी को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब उसके स्वामित्व को स्वीकार कर लिया। जो उनके स्वामित्व को स्वीकार कर लिया उनको दास बोला गया, दास इन द सेंस स्लेव। ओके, तो उनको स्लेव बना लिया गया, वो उनकी बातों को मानने लगा। लेटर टाइम में उसी दास को शूद्र कैटेगरी में रखा गया। सेकेंड, जो आर्यन, जो नॉन आर्यन आर्यन के सजरेंटी को, उसके स्वामित्व को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको दासयूस बोला गया। दासयूस का मतलब होता है दुश्मन, एनिमी, तो उनका दुश्मन बन गया। एंड पानिस, नॉन आर्यन जो है पानिस, पानिस वॉज द ट्रेडर बिटवीन आर्यन एंड नॉन आर्यन। आर्यन से वो मिल्क प्रोडक्ट, स्पेशली जो मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट था, उनको ले जा करके वो नॉन आर्यन के पास बेचते थे। और नॉन आर्यन, क्योंकि नॉन आर्यन हार गया था, तो वो साउथ इंडिया की तरफ मूव हुआ, और साउथ इंडिया में जंगल हुआ करता था, उस फॉरेस्ट में वो लोग रहने लगे। तो वो लोग फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट को सेल करते थे, और पानी को लेकर आते थे, आर्यन को देते थे, और आर्यन से मिल्क प्रोडक्ट लेकर के नॉन आर्यन को देते थे। इस तरह से ट्रेडिंग इस्टेब्लिश किया था पानीस ने। और पानीस हुआ दी कैटल थीव्स, इसलिए ऋग्वेदा में उसको बहुत बार क्रिटिसाइज भी किया गया है। अगेन दे वर दी रूरल पीपल, इन द सेंस वो लोग बहुत ही, उनको सिटी से उतना मतलब नहीं था। वो उनका मेन जो है रहने का जो मेन जो उनका लाइफ स्टाइल था, वो एक हट्स में रहते, मतलब क्या कि झोपड़ी में रहते थे, और वो फैमिली के साथ रहते थे। उनको सिटी में उतना इंटरेस्ट नहीं था। ओके, तो दे लिव्ड इन हट्स एंड फॉलोड द जॉइंट फैमिली सिस्टम, किन एंड किट टाइप ऑफ फैमिली सिस्टम। तो उस तरह के फैमिली सिस्टम को वो लोग फॉलो करते थे। इसका मतलब कि जो रिलेटिव्स हैं वो लोग साथ में रहते थे। देर वॉज नो एविडेंस ऑफ सिटी एंड हाउस ऑफ बंट ब्रिक्स। उस टाइम में वो लोग हट्स में, मतलब झोपड़ी में रहा करते थे, इसलिए उस टाइम का कोई भी बंट ब्रिक्स का एविडेंस नहीं मिला है, या सिटी का एविडेंस नहीं मिला है। जबकि हड़प्पा सिविलाइजेशन में बंट ब्रिक्स एज वेल एज सिटी का एविडेंसेस मिला था। दे वॉन्टेड सन्स बट डॉटर्स वर इक्वली लव्ड। इट मीन्स वॉट कि वो लोग का जो फैमिली सिस्टम था वो पैट्रियकल सोसाइटी को फॉलो करता था। पैट्रियकल सोसाइटी इन द सेंस वो पापा के जो लैनेज होता है, फादर लैनेज को फॉलो करते थे। लेकिन अगर डॉटर भी अगर जन्म लेती थी तो उनको भी उतना ही प्यार मिलता था जितना कि वो अपने बेटे से प्यार करते थे। तो हम नहीं देख सकते कि स्टार्टिंग में जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें किसी भी तरह का जेंडर डिस्क्रिप्शंस नहीं मिलता है। चतुर्वर्ण सिस्टम, ऋग्वेद के एंड में जो है, ऋग्वेद का जो 10th मंडल है, ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स। मंडल्स मतलब बुक्स। ऋग्वेद में 10 बुक है, उसमें 10th मंडल इज रिटन बाय पुरुषुक्ता, एंड पुरुषुक्ता एक्सप्लेन्ड अबाउट द चतुर्वर्ण सिस्टम। चतुर्वर्ण इन द सेंस 4 वर्णा सिस्टम, जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो ये वो जो सोसाइटी है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन उन लोग को जो वर्ण में क्या कलर होता है, तो उन लोग को उसके मेरिट के बेसिस पे उसको वर्ण सिस्टम में डिवाइड किया गया था। मतलब जो नॉलेजफुल है उसको ब्राह्मण कैटेगरी में रखे गए थे, जो थोड़ा वॉरियर क्लास के लोग थे उनको क्षत्रिय बोलते थे, जो ट्रेडर थे उनको वो लोग वैश्य बोलते थे, और जो एग्रेगरियन या हम लोग बोल सकते हैं कि बाकी बचे हुए को शूद्र बोलते थे। तो उसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस
कि शूद्र का बेटा अगर बहुत कैपेबल है तो ब्राह्मण कहलाते थे, अगर ब्राह्मण का बेटा उतना कैपेबल नहीं है तो शूद्र कहलाते थे। इवन इंटरवर्ण मैरिज भी होता था। तो इस तरह का सोशल लाइफ जो है वो ऋग्वैदिक टाइम में था। तो बाद के टाइम में जो यही उस चतुर्वर्ण सिस्टम जो है वो हेरिडिटरी हो गया। हेरिडिटरी इन द सेंस ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, चाहे वो कैपेबल हो या ना हो। इस तरह की चीज़ें बाद में हुई थी, पहले नहीं हुई थी। तो ये हम सोशल लाइफ थे। आप देख सकते हैं कि सब एक साथ किस तरह से स्टडी करें, पढ़ाई करें। उन लोग का घर आप देख सकते हैं कैसे किस तरह के घर में वो लोग रहते थे। और इवन आप देख सकते हैं कि उस टाइम में वो लोग गाय को मतलब ज़्यादा मान्यता देते थे का उसका मेन वेल्थ हुआ करता था। ये था सोसाइटी आपका। देन है वुमन लाइफ। सोशल लाइफ हो गया वुमन लाइफ। देखिए ऋग्वैदिक टाइम में वुमन को उतना ही इज्जत मिलता था जितना कि मेन को। मैं बताया था कि दे वर इक्वली लव्ड एंड दे वर इक्वली ट्रीटेड बाय द सोसाइटीज मेंबर। तो वहाँ पे जो सोसाइटी के लोग थे उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता था। बेसिकली जो गार्गी और मैत्री नाम के कुछ ऐसे स्कॉलर्स थे उस टाइम जो बहुत सारे बुक्स लिखे हैं और वेदास में कंट्रीब्यूट भी किए हैं। इससे मालूम पड़ता है कि वुमन को इक्वली ट्रीट मिलता था एजुकेशन में भी। इवन वो लोग जो है कभी भी वर्शिप आप देख सकते हैं ब्राह्मणी गार्गी, इसका नाम गार्गी है और गार्गी जो है वो यज्ञ सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशल लाइफ में कि जो ये आपका पॉलिटिकल जो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, असेंबली है, उसमें भी वो वुमन पार्टिसिपेट किए हुए हैं। तो वुमन को यहाँ पे भी उतना ही ट्रीटमेंट मिलता था। इवन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब कोई रिचुअल चल रहा है वहाँ पे वुमन को इक्वली पार्टिसिपेट किया गया है, राइट। और एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही देखिए वुमन को भी पार्टिसिपेट किया गया है। मतलब उस टाइम में किसी भी तरह का ऋग्वैदिक टाइम में वुमन के साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ करता था। ओके, उस टाइम में वीडो रीमैरेज अलाउड था। आप देख सकते हैं कि जो वीडो है वीडो रीमैरेज अलाउड था। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक था। इक्वालिटी इन जेंडर, जैसा कि बताया आपको कि उस टाइम में पॉलीगैमी एंड पॉलिएंड्री दोनों था। पॉलीगैमी का मतलब ये होता है कि अ हस्बैंड हैज़ मोर देन वन वाइफ। अगर कोई हस्बैंड है जिसको एक से ज़्यादा बेबी है और उसको पॉलीगैमी सिस्टम को समझते थे। और पॉलिएंड्री मतलब अ वाइफ हैज़ मोर देन वन हस्बैंड। तो पॉलिएंड्री एंड पॉलीगैमी दोनों था उस टाइम में। इससे पता चलता है कि जेंडर इनइक्वालिटी उस टाइम में मैरिज के रिगार्डिंग भी नहीं था, बट मोनोगैमी सिस्टम ज़्यादा ही प्रचलित था क्योंकि उस टाइम पॉलीगामी या पॉलिएंड्री कंडीशनल बेसिस पे था। जिन्हें पार्टिसिपेटेड इन असेंबली, जो उस टाइम के वुमन थे वो असेंबली में पार्टिसिपेट करते, स्पेशली सभा एंड समिति में पार्टिसिपेट करते थे। परमिटेड फॉर एजुकेशन, उसको एजुकेशंस के लिए परमिशन मिली गई थी। जैसे कुछ मैत्री और गार्गी जैसे स्कॉलर्स उस टाइम में हुए हैं, इसका मतलब वो लोग को वहाँ पे परमिशन मिला होगा। देन है सती वॉज वॉलेंट्री। इट मीन्स वॉट कि सती प्रथा उस टाइम में था, सती कस्टम उस टाइम में था, लेकिन सती जो है वॉलेंट्री था। देखिए सती जो शब्द आया है वो सती शब्द आया है सत्य वचन से, कि शादी के टाइम में 7 फेरे लेते वक्त जो 7 वचन लेते हैं, जो सत्य वचन लेते हैं, लेकिन शादी के कुछ दिन के बाद ही अगर उनके पति का डेथ हो जाता है तो उनके पत्नी के साथ बोला जाता था कि आपको सती अगर पति के साथ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पति को, वो लोग रीबर्थ को फॉलो करते थे, मानते थे कि अगर रीबर्थ हो जाएगा तो आपके पति के साथ आपका नेक्स्ट जन्म में शादी नहीं हो पाएगा, इसलिए अगर आप उनके साथ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। एक वॉलेंट्री था, एक अलग कॉन्सेप्ट था, इसमें किसी भी तरह का जोर ज़बरदस्ती नहीं था। लेकिन बाद के टाइम में सती प्रथा कस्टमरी हो गया, मैंडेटरी हो गया था। ओके, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये भी था कि अगर आप रहना चाहते हैं तो आप दूसरा शादी कर सकते हैं, मतलब वीडो रीमैरिज अलाउड था। ऐसा नहीं कि आपको सती ही बनना है, आप वीडियो रीमैरिज भी अलाउ था। इनकेस अगर आपको दूसरा शादी नहीं करना है तो नियोगा सिस्टम को फॉलो कर सकते थे। नियोगा सिस्टम मतलब अपने हस्बैंड के जो छोटे भाई हैं उनसे शादी करके एक आप बच्चे को जन्म दे सकते हैं और फिर बाद में शादी जो है वो ब्रेक हो जाता था। इसको हम लोग नियोगा सिस्टम बोलते थे उस टाइम में। ओके, इवन वुमन वर परमिटेड फॉर वर्शिप, उनको पूजा पाठ करने के लिए भी कोई किसी भी तरह का पाबंदी नहीं था, वो पूजा पाठ भी कर सकते थे। नो चाइल्ड मैरिज, उस टाइम में चाइल्ड मैरिज अलाउड नहीं था। लड़की के लिए शादी का जो उम्र फिक्स की गई थी वो 16 साल और लड़का के लिए शादी का जो उम्र फिक्स किया गया था वो 18 साल।
तो उसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं था। इंटरकास्ट मैरिज होते थे, इंटरकास्ट मैरिज के लिए भी किसी भी तरह का पाबंदी नहीं था, तो अपने मर्जी से लोग शादी कर सकते थे। इंटरकास्ट इंटरवर्ण मैरिज होता था एंड विडो रीमैरिज भी अलाउड था। तो आप देख सकते हैं कि उस टाइम में वुमन को इक्वली ट्रीटमेंट मिलता था, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं था। ओके, पॉलिटिकल लाइफ। देखिए पॉलिटिकल लाइफ बेसिकली जो घर है, मैं बताया था कि जो हाउस एंड हाउस में वो लोग किन एंड कित टाइप ऑफ फैमिली सिस्टम को फॉलो करते थे, मीन्स ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को फॉलो करते थे, वो ज्वाइंटली रहते थे। तो उस फैमिली का कोई ना कोई हेड होता था। द हेड ऑफ द हाउस वॉज कॉल्ड गृहपति। उसको टर्म दिया गया था गृहपति, कुलपा और कुलपति। उसको गृहपति, कुलपा और कुलपति कहते थे। देन है हेड ऑफ ग्राम। बहुत सारे घर मिला के, बहुत सारे घर को मिला करके, बहुत सारे घर यूनाइट होकर के क्या बनता था, ग्राम। ग्राम जिसको हम लोग विलेज बोलते हैं, ग्राम। एंड द हेड ऑफ द ग्राम वॉज कॉल्ड ग्रामीणी। एंड बहुत सारे ग्राम, बहुत सारे विलेज मिल करके बनता था विश, एंड द हेड ऑफ द विश वॉज कॉल्ड विश्यपति। एंड बहुत सारे विश मिलकर बनता था जन। जन को ट्राइब भी बोलते, ट्राइब जन। तो जन बनता था। द हेड ऑफ द जन वॉज कॉल्ड राजन। द हेड ऑफ द जन वॉज कॉल्ड राजन। और उसको टर्म दिया गया कि गोपा। राजन को गोपा भी कहते थे। गोपा मतलब द प्रोटेक्टर ऑफ काउ। गो मीन्स गाय, काउ, ओके, एंड पा मीन्स पालने वाला। तो गोपा द प्रोटेक्टर ऑफ काउ, उसको गोपा भी, राजन को गोपा भी कहते थे। हु वाज द प्रोटेक्टर ऑफ ट्राइब एंड कैटल एंड इन रिटर्न ऑब्टेन्ड वॉलंटरी गिफ्ट। मतलब जब वो प्रोटेक्ट करते थे कैटल को या ट्राइब को, तो लोग उन्हें वॉलंटरी गिफ्ट देता, कोई काफ देते थे या मिल्क प्रोडक्ट देता था, तो उस गिफ्ट को बलि बोलते थे। तो ये इट वाज द वॉलंटरी गिफ्ट, इट वाज नॉट द मैंडेटरी गिफ्ट। बाद के टाइम में यही वॉलंटरी गिफ्ट कस्टमरी हो गया, जिसको टैक्स बोलने लगे थे या कर बोलते थे, शुल्क बोलते थे। ये शुल्क बाद में आया था। राजन वॉज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ असेंबली। जो राजन था वो किसी भी तरह का हेरिडिटरी सिस्टम नहीं था। इट मीन्स व्हाट, कि राजा को जो असेंबली के मेंबर्स होते थे वो उनको इलेक्ट करते थे। ओके, देयर वर 4 टाइप्स ऑफ असेंबली। उस टाइम में 4 तरह के असेंबली होते थे। एक था विधाता। विधाता सबसे ओल्डेस्ट, मैं बताया विधाता सबसे लोअर लेवल पे, तो ग्रास रूट पे गांव में जो एक असेंबली होता था उसको विधाता बोलते थे। अब विधाता उसमें सबसे ओल्डेस्ट था। देन समिति, देन सभा एंड गण। गण वॉज द असेंबली बिटवीन द ट्राइब्स। जो बहुत सारे ट्राइब्स है उसके बीच में एक असेंबली होता था, इट वॉज कॉल्ड द गण। और जो गण के मेंबर्स को गण परिषद बोलते थे। उनके हेड को गणपति, गणपति द हेड ऑफ द गण वॉज कॉल्ड गणपति, और उसको ज्येष्ठ भी बोलते थे, ज्येष्ठा और गणपति। तो ये उस टाइम में 4 असेंबलीज होते थे। एंड असेंबलीज के जो मेंबर होते थे उसमें था कुलपा और कुलपति, ग्रामणी, वेश्यपति, राजन, सेनानी, पुरोहित। सेनानी मतलब आर्मी चीफ, पुरोहित दैट इज प्रीस्ट, एंड वुमन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द असेंबलीज। तो वुमन को भी इक्वली पार्टिसिपेशन मिला था असेंबली में। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि असेंबली में इतने सारे मेंबर्स जो हैं वो असेंबली को फॉर्म करते थे, और यही मेंबर्स मिलके एक राजा को इलेक्ट करते थे, एक किंग को इलेक्ट करते थे। राजा इसी से इलेक्ट होता था। ठीक है, देख सकते हैं। तो राजन वॉज नॉट द हेरिडिटरी सिस्टम, सो इट वॉज द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द ऋग्वेदिक पीपल। नाउ इकोनॉमिकल लाइफ, जैसा कि मैं बताया आपको कि दे वर दी हर्डर पीपल। हर्डर इन द सेंस जो है वो गाय बकरी भैंस चराते थे, राइट ना। वो लोग का जो है मेन जो ऑक्यूपेशन था उनका पेस्टल वॉज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। इट मीन्स वॉट, कि वो जो कैटलिंग करते थे या गाय बकरी भैंस चराते थे उनका वो मेन ऑक्यूपेशन था, उसका मेन जो मुख्य पेशा था वो गाय बकरी भैंस चराना। ठीक है, एग्रीकल्चर उसका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था, एग्रीकल्चर उसका प्राइमरी ऑक्यूपेशन नहीं था। इसलिए मोस्ट ऑफ द वॉर जो हुआ है, ज़्यादातर लड़ाई जो हुई है, वो लड़ाई जो है बेसिकली काऊ के लिए हुआ है, कैटल के लिए हुआ है, एग्रीकल्चर के लिए नहीं हुआ है। ओके, जो ग्रेन होता था उस टाइम में, उस ग्रेन को कॉमनली वो लोग याबा बोलते थे। बाद के टाइम में याबा बार्ली को बोलने लगे थे, लेकिन पहले ऋग्वेदिक टाइम में याबा वॉज द कॉमन नेम ऑफ ग्रेन। ओके, काउ वॉज मेन वेल्थ एंड वॉज गिवन एज डावरी। मतलब अगर दहेज के रूप में भी गाय देते थे, गिफ्ट देना हो किसी को तो गाय देते थे, फीस देना है अगर टीचर को
तो वो भी गाय देते थे, और दक्षिणा दान भी वो गाय के रूप में ही करते थे। तो हम समझ सकते हैं कि काऊ को वो कितना इंपॉर्टेंस देते होंगे, कितना मानते होंगे। ओके, अब गाय से मतलब काऊ के रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स हैं जो ऋग्वेदा में मिला है। गोधुली द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, गोधुमा द मेजरमेंट ऑफ टाइम, गोघना इट वॉज द गेस्ट, गेस्ट को गोघना बोलते थे। गैवेस्ती सर्चिंग द न्यू काउ, अब न्यू काउ को सर्च करने के लिए जो टर्म था इट वॉज कॉल्ड गैवेस्ती। दुहित्री इट वॉज अ टर्म फॉर डॉटर, मतलब ऋग्वेदिक टाइम में गाय बकरी भैंस से जो दूध निकालते थे वो घर की लेडी निकालती थी, वुमन निकालती थी, उसको एक टर्म दिया गया था दुहित्री, मतलब दूध निकालने को एक टर्म दिया था दुहित्री, और वो डॉटर को बोला गया था। ओके, सो ऑल दिज वर्ड्स वर रिलेटेड टू द टर्म्स ऑफ काउ। उस टाइम में कुछ और भी ऑक्यूपेशंस थे, जैसे गोल्ड था, गोल्ड को उस टाइम में हिरण्य बोलते थे, और गोल्ड से गोल्ड के रिगार्डिंग जो वर्क करते थे उसको गोल्ड स्मिथ, जिसको सोनार बोलते थे। चैटर मेकर जो रथ बनाते थे, कारपेंटर भी एग्जिस्ट था, पॉटर एक्सेट्रा वर देयर। तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे ऑक्यूपेशंस अलग अलग टाइप का था, लेकिन हाँ वो हेरिडिटरी नहीं था, वो कोई भी जिसमें जैसा काबिलियत था वो उस तरह के प्रोफेशन को ऑक्यूपेशन को ऑक्यूपाई कर सकता था। कॉपर एंड ब्रॉन्ज को टर्म दिया गया था अयास, अयास मीन्स क्या, कॉपर या ब्रॉन्ज को बोलते थे। गोल्ड वॉज कॉल्ड हिरण्य, गोल्ड को हिरण्य बोलते थे। उस टाइम में बार्टर सिस्टम था, बार्टर इन द सेंस द एक्सचेंजिंग बिटवीन द गुड्स। बाद के टाइम में लेटर वैदिक पीरियड में बार्टर सिस्टम को हटा करके और एक मनी जो है, करेंसी जो है वो लाया गया था। और मुद्रा जो है 4 तरह की मुद्रा, उसमें निष्का, सतमन, निष्का, कृष्णाला एंड स्वर्णा, वो बाद में यूज किया गया, पहले वो बार्टर सिस्टम ही चलता था ऋग्वेदिक टाइम में। मैन हुआ द मेजरमेंट ऑफ ग्रेन, मन था एक्चुअली, मन जो है 40 kg का मन होता है, उसको ग्रेन को मेजर करने के लिए यूज करते थे। उस टाइम में किसी भी तरह का टैक्स सिस्टम नहीं था, जैसे कि मैं बताया कि राजा को सिर्फ बलि मिलता था, और बलि वॉज द वॉलेंट्री गिफ्ट। ओके, एंड पानिस वॉज द नॉन आर्यन ट्रेड, जो मैं बताया था आपको कि पानिस जो है वो आर्यन और नॉन आर्यन के बीच में ट्रेडिंग करता था, और उनको एक्चुअली उनको बहुत बार क्रिटिसाइज किया गया है ऋग्वेदा में कि वो कैटल थीव्स थे, कैटल को चुराते थे। तो ये भी टर्म दिया गया है, ये भी दिखाया गया है ऋग्वेद में कि पानिस जो है वो कैटल थीव्स थे। रिलीजियस लाइफ, आर्यन डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। देखिए उस टाइम में आइडल्ट्री नहीं होता था, और बेसिकली वो लोग जो है वो नेचर को पूजा करते थे। और नेचर को भी पूजा क्यों करते थे, क्योंकि उनको ये मानना था कि नेचर से हमें जो कुछ मिलता है तो उनको धन्यवाद करना बहुत ही ज़रूरी है, और धन्यवाद के तौर पे उसको मंत्र उच्चारण करके थैंक यू बोलते थे। तो इस तरह से पूजा करते थे, इसलिए उस टाइम में किसी भी तरह का टेम्पल नहीं था, ना ही स्टैचू था, ना ही वो फूल से पूजा करते थे, ना ही पानी से पूजा करते थे, कुछ मंत्र को उच्चारण करते थे और उससे वो उनको धन्यवाद बोलते थे, या बोल सकते हैं कि उसमें जो है उनका एक अनुग्रह होता था। दे एट बीफ एंड टुक सोमा, देखिए ऐसा बोला गया है कि वो पैस्टरल थे और डिपेंडेंट ऑन द एनिमल्स, वो एनिमल पर डिपेंडेंट थे। तो एनिमल का जो मिल्क प्रोडक्ट है या उसका जो फ्लेश है वो खाते थे, लेकिन काऊ को वो इम्पोर्टेंट मानते थे, इसलिए काऊ को नहीं मानते थे, और काऊ किलिंग टैबू था। लेकिन जो गाय को मारते थे काऊ मांस को अघन्य बोलते थे। अघन्य मतलब अघन्य अपराध किया है, इसकी माफ़ी नहीं दी जा सकती, तो अघन्य शब्द तब से ही आया है। ओके, इंद्र वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड। उस टाइम देखेंगे तो इंद्र, वरुण, मित्र, सन, ये 4 ऐसे गॉड है जिसको बहुत ही इम्पोर्टेंस दी गई थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट गॉड था इंद्र। इंद्र वॉज द गॉड ऑफ थंडर बोल्ट, इंद्र वॉज द गॉड ऑफ रेन। तो जो उनको गॉड बोलते, देर वर नो टेम्पल एंड नो यूज्ड फ्लावर, बताया आपको। उस टाइम में कौन कौन से गॉड थे एक बार देखना जरूरी है। सन गॉड ऑफ लाइट, सावित्री गॉडेस ऑफ लाइट। देखिए सावित्री के जो गॉडेस ऑफ लाइट थे उनके ऊपर ही गायत्री मंत्र लिखा गया है जो विश्वामित्र ने लिखा है, और ये मंत्र जो है वो हमारे ऋग्वेद के 3rd मंडल में दिया गया है। सो ऋग्वेद के 3rd मंडल जिसको विश्वामित्र जी ने लिखे हैं उनमें गायत्री मंत्र दिया हुआ है, और गायत्री मंत्र इज डिवोटेड टू गॉडेस ऑफ लाइट। सोमा, Soma was the god of Brahmas and Soma was the god of drink also.
तो गॉड ऑफ ड्रिंक को भी सोमा बोला गया है और ब्राह्मण्स के गॉड को भी सोमा बोला गया है। ओके, वरुण कॉस्मिक अपहोल्डर। ऋग्वेदा में जितने टाइम भी वरुण के रिगार्डिंग वर्सेस बोला गया है या लिखा गया है, हमेशा बोला गया है फॉरगिवनेस, मतलब वरुण से हमेशा बोला गया कि आप हमें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि उनको बोला गया एक कॉस्मिक अपहोल्डर है, एक पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल किया हुआ है, तो वरुण को इतना इंपॉर्टेंस दी गई थी। दायूस, दायूस वाज द हेड ऑफ द हेवन, दायूस फादर ऑफ हेवन, जो स्वर्ग का पिता है, फादर है, उसको क्या दायूस बोला गया था, दायूस। ओके, उषा गॉडेस ऑफ डाउन, संध्या गॉडेस ऑफ इवनिंग, मित्र माइनर गॉड, रुद्र माइनर गॉड, पृथ्वी गॉडेस ऑफ लैंड, पुषान गॉड ऑफ फॉरेस्ट एंड हर्ड। देखिए ये जो पुषान है, पुषान वाज द गॉड ऑफ हर्ड, गॉड ऑफ फॉरेस्ट, गॉड ऑफ रोड, लेकिन बाद के टाइम में मतलब लेटर वैदिक पीरियड में पुषान बिकेम द गॉड ऑफ शूद्र, वो शूद्र के गॉड बन जाता है, इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। अग्नि, अग्नि was the priest of people and the god was the priest of Agni. That is why Agni was called mediator between people and God. इसलिए कभी भी कोई यज्ञ होता था तो उस यज्ञ में अग्नि जलाना, आह्वान करना बहुत ही ज़रूरी होती थी, इसलिए अग्नि को भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। अग्नि को जो है मतलब इंद्र के बाद सेकेंड पोजीशन दिया गया है उस टाइम में। ऋग वैदिक टाइम में जब सप्त सिंधु के अराउंड आर्यन सेटल्ड हुआ तो उस टाइम में कुछ नदी है, उस नदी को संस्कृत में कुछ और नाम दिया गया है, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। अभी हम उसको गोमल बोलते हैं, लेकिन पहले उसको गोमती बोलते थे, और बहुत जगह पे हिंदी में उसको गोमती ही बोलते हैं। कुर्रम न्यू नेम है, जो उसको क्रूमी बोलते थे। यानी क्या, काबुल जो न्यू नेम है अफ़गानिस्तान में, जिसका संस्कृत नेम कुब्बा है। स्वात न्यू नेम, जिसका संस्कृत नेम स्वास्तु है। इंडस न्यू नेम, जिसका संस्कृत नेम सिंधु है। घग्गर और चितंग, जिसका नाम था एंशियंट टाइम, उसका नाम था देश दवरी। सतलज, जिसको सतुदरी बोलते थे। व्यास, जिसको विपाशा बोलते थे। रवि, जिसको परोशनी बोलते, परोशनी, और एक और नाम था, रवि को इरावती और परोशनी, दो नाम दिया गया था। चेनाब, आशिकिनी, झेलम, वितास्ता। इसके अलावा सरस्वती, सरस्वती को सबसे होलिएस्ट रिवर माना गया है। सरस्वती को एक नाम दिया गया नदी ताड़ना। आप देख सकते हैं कि सरस्वती वॉज दी हॉलीएस्ट रिवर अमंग ऑल ऑफ देम, दैट इज वाई इट वॉज कॉल्ड नदी ताड़ना। ओके, कि अगर कोई सरस्वती रिवर में अगर क्रॉस कर लिया उसको नदी ताड़ना बोलते थे। लेटर टाइम मतलब ऋग्वैदिक के एंड में और लेटर वैदिक पीरियड के स्टार्टिंग में दे वर कन्फ्रंटेड विथ यमुना, दैट इज वाई यमुना इज मेंशन 3 times इन ऋग्वेदा, वेयर एज गंगा इज मेंशन ओनली 1 time। तो गंगा को एक, क्योंकि यमुना के बाद गंगा आता है, इसलिए गंगा को 3 बार और यमुना को 1 बार ही मेंशन किया गया है। वो लोग डेजर्ट से अवेयर थे और डेजर्ट को वो लोग धावा बोलते थे, उन लोग के लैंग्वेज में धावा बोलते थे डेजर्ट को। मजुवंत, मजुवंत वॉज अ काइंड ऑफ प्लांट, उस प्लांट से सोमरस निकालते थे, उससे मदिरा निकालते थे, तो उसको क्या है, द प्लांट ऑफ ड्रिंक्स। हिमवंत, दे वर अवेयर ऑफ हिमालय, दैट इज वाई हिमवंत से हमारे ऋग्वेद में मेंशन है। इसका मतलब हिम मतलब स्नो, राइट ना, तो हिमालय से अवेयर थे। एंड समुद्र, समुद्र जो है वो लोग सी को नहीं बोलते, समुद्र मीन्स क्या, कलेक्शन ऑफ वाटर। जैसे आपका कोई झील हो गया, कोई लेक है, वो लेक को लोग समुद्र बोलते थे, तो समुद्र मतलब लेक ऑफ वाटर, सॉरी लेक और कलेक्शन ऑफ वाटर को वो समुद्र बोलते थे। ठीक है, तो आप लोग को जितना भी इन्फॉर्मेशन चाहिए था ऋग्वेदिक के रिगार्डिंग वो मैं आपको दे दिया हूँ, और मेरे ख्याल से ये बहुत ही इनफ है। और इस अगर आप ये लोग केयरफुली करेंगे तो इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस वगैरह आएगा वो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।